आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये टर्शरी एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो सबसे कॉमन बात तो यही है कि जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो क्या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती है। यानी कि लोग क्या है, हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कोई प्रोडक्ट हमें तैयार करके नहीं देती। अब मान लो आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है और वो क्या है, थोड़ी बहुत आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की गड़बड़ हुई है, वो ठीक करके जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा, नहीं, वो कुछ ख़राब हुआ है उसको सही करके जाएगा और बदले में आपसे पैसे ले लेगा। तो वो क्या है, अपनी सर्विस के ही पैसे लेगा आपसे, कोई चीज़ के प्रोडक्शन के पैसे यहाँ पे नहीं लिए। और इसके अंदर जो मैन पावर है, यानी कि एक इंसान के पास कितनी पावर है या कितनी स्किल है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टर्शरी एक्टिविटी का। जैसे कि टर्शरी एक्टिविटीज़ में स्किल्ड लेबर होते हैं, यानी कि ऐसे लेबर जिनके पास कोई स्किल होती है, या प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स होते हैं, या कंसल्टेंट्स होते हैं जो हमें क्या है, कोई राय देती हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन प्रोडक्शन क्या है, किसी भी गुड्स का नहीं होता। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है सर्विस का, जो कि लोग क्या है, कंज्यूम करते हैं। सर्विस भी तो हमें चाहिए होती है। और इसके अंदर क्या है, एक्सचेंज भी होता है, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का, ताकि हम क्या है, जो दूरी है हमारी उसे बहुत कम कर पाएँ। तो अब हम जान लेते हैं कि टर्शरी एक्टिविटीज़ के टाइप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 4 टाइप है टर्शरी एक्टिविटीज़ के। पहला है ट्रेड, फिर है ट्रांसपोर्ट, फिर है कम्युनिकेशन एंड लास्ट है सर्विसेज। तो एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रेड और कॉमर्स। तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स, यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना, उसे हम क्या है, ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड के अंदर क्या है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, सीधा क्या है, चीज़ें खरीदी जाती है और बेची जाती हैं। और ये क्या है, प्रॉफिट के लिए ही होती है। और जो टाउन्स और सिटी है उसमें क्या है, इस तरह के काम होते हैं, यानी कि ट्रेड होती है, और जिसे क्या है, ट्रेडिंग सेंटर भी बोला जाता है। और ये जो ट्रेडिंग सेंटर है ना, वो क्या है, 2 में डिवाइडेड है। पहला है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स और दूसरा है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स है ना, वो क्या है, ज़रूरत का सामान प्रोवाइड कराते हैं वहाँ के लोगों को, और इन्हें क्या है, कृषि अर्बन सेंटर्स भी कहा जाता है। और ये क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल और जो पर्सनल सेंटर्स है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते। और ये क्या है, लोकल कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर की तरह काम करते हैं, यानी कि चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, खरीदते हैं और फिर लोगों को बेच देते हैं। और यहाँ पे क्या है, मंडीज भी होती है, जिसे क्या है, होलसेल मार्केट कहा जाता है। और साथ ही साथ क्या है, रिटेलिंग एरियाज़ भी होते हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक मार्केट्स होती हैं, यानी कि आज जो मार्केट लग गई वो क्या है, अब 1 हफ्ते बाद में ही लगेगी या 5 दिन बाद में लगेगी। और यहाँ पे क्या है, परमानेंट मार्केट्स नहीं होती। और ये जो मार्केट है ना, उनकी डेट डिसाइडेड होती है कि कब कब लगेगी ये मार्केट और कहाँ पर लगेगी। आज मान लो मार्केट लगी है कहीं और कल वो लगेगी कहीं और। तो अब जानते हैं कि अर्बन सेंटर्स कौन से होते हैं। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स जो होते हैं वो क्या, अर्बन सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि शहरों में जो सर्विस दी जाती है उनके लिए होते हैं। अर्बन सेंटर्स के अंदर जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं या बने हुए गुड्स हैं वो हमें दिए जाते हैं। और साथ ही क्या है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मार्केट डेवलप होती हैं, जैसे कि लेबर की मार्केट हो गई, हाउसिंग की हो गई, सेमी और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केट हो गई। तो ये तो बात हुई हमें प्रोडक्ट्स की जो हमें मिलती है। उसके अलावा हमें जो सर्विसेज दी जाती है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्रोफेशनल टीचर्स, लॉयर, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, तो ये सारे क्या है, हमें सर्विस देते हैं। और जो हमें ये क्या है, अर्बन सेंटर्स में ज़्यादातर मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर कौन से होते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, जो कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स है ना, वो क्या है, ट्रेड और कॉमर्स का ही पार्ट है, तो इसे अलग मत समझना। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, वो बेसिकली क्या, एक मॉल की तरह होते हैं, जिसे हमें क्या है, एक ही छत के नीचे सारी तरह का सामान मिलता है। यानी कि हम वहाँ से क्या है, कुछ खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं, वहाँ से हम कपड़े भी ले सकते हैं, वहाँ से हम हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो ये क्या, एक मॉल टाइप होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेन स्टोर।
और चेन स्टोर क्या एक मर्चेंडाइज होती है, यानी कि क्या होता है, अब मान लो मैकडोनल्ड है, ठीक है, उसकी ब्रांच क्या है, दिल्ली के अंदर भी खुल गई, मुंबई के अंदर भी खुल गई, तो मैकडोनल्ड की ब्रांच ही अलग अलग जगह पे खुल रही है ना, वो क्या है, हमारा चेन स्टोर है। ऐसे क्या है, किसी भी एक ब्रांड का या किसी भी एक टाइप का जो स्टोर है उसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह खुल रही है, तो वो हमारा क्या है, चेन स्टोर के अंदर आता है। इन दोनों के अलावा एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होते हैं ना, बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर एक कोऑपरेट करते हैं और वो क्या है, डायरेक्ट ही मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं ताकि उनका मुनाफा हो पाए और साथ ही साथ जो मिडिल मैन है वो क्या है, कम हो जाए और उनको ज़्यादा मुनाफा हो। तो अब हम देखते हैं कि रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है। तो ये क्या एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर जो गुड्स है, यानी कि जो सामान है, वो क्या है, कंज्यूमर को ही बेचा जाता है। यानी कि आप जो शॉपकीपर से सामान लाते हो ना, वो क्या है, रिटेल ट्रेडिंग का ही पार्ट है। और ज़्यादातर ये जो रिटेल ट्रेडिंग्स है ना, वो क्या एक फ़िक्स प्लेस पे होती है। मान लो आप एक शॉप से सामान लाते हो, ऐसा तो है नहीं वही शॉप आपको कल कहीं और मिलेगी, वो वहीं पर मिलेगी। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, वो क्या फिक्स स्टोर्स ही होती है। तो अभी हमने जाना कि बहुत सारी जो रिटेल ट्रेडिंग है उसमें क्या स्टोर्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में ही क्या स्टोर हो, कोई नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग भी होती है। जैसे कि स्ट्रीट पेडलिंग हो गई, यानी कि जो गलियों में फेरी वाले सामान बेचने आते हैं, वो क्या नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग ही है। जैसे हैंडक्राफ्ट, ट्रक, डोर टू डोर फैसिलिटी वाले हो गए, मेन डोर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, इंटरनेट, तो ये सारे क्या है, नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है। अब देखते हैं होलसेल ट्रेडिंग क्या होता है। तो होलसेल ट्रेडिंग के अंदर बल्क बिजनेस होता है, जिसके अंदर क्या है, एक ही तरीके के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे जाते हैं। और इसमें क्या है, बहुत सारे इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स भी होते हैं, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या है, सप्लाई हाउस होते हैं, कोई रिटेल स्टोर नहीं होता। जिसे हम नहीं बोलते थोक का सामान, वही क्या है, होलसेल ट्रेडिंग के अंदर आता है। अब मान लो पानी की बोतल की एक फैक्ट्री है, उसमें से किसी जो होलसेलर ने क्या है, 1 लाख 2 लाख पानी की बोतलें खरीद ली, फिर वो क्या है, आगे 5-6 होलसेलर में बेच देगा। वो आगे 5-6 होलसेलर क्या है, आगे 5-6 या फिर 10-15 होलसेलर में बेच देंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, होलसेल ट्रेडिंग होती है। और ऐसे लास्ट तक आते आते क्या है, जो होलसेलर है वो क्या है, रिटेलर्स को ये सामान बेच देगा, यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको सामान बेच देगा, और फिर उनसे क्या है, कंज्यूमर्स यानी कि जो कस्टमर होते हैं उनके पास सामान पहुंचता है। और ये जो होलसेलर होते हैं ना, वो क्या है, उधार पे सामान देते हैं रिटेल स्टोर्स को, यानी कि जब तक एक दुकान वाले का सामान बिक नहीं जाता तब तक वो क्या है, होलसेलर को पैसे नहीं दे सकता। और पूरी मार्केट के अंदर जो पैसा है ना, वो क्या है, होलसेलर का ही घूमता रहता है। तो अब आता है टर्शरी एक्टिविटीज़ का सेकंड पार्ट, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या एक सर्विस और फैसिलिटी है जिसकी वजह से जो लोग हैं या फिर कोई भी सामान है उसे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। और जो ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस है ना, उसको मेज़र करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। तो पहला आता है किलोमीटर डिस्टेंस, जिसे हमें क्या है, एक्चुअल लेंथ पता चलती है रूट की। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में कितना है, मान लो वो 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, तो ये होता है एक्चुअल डिस्टेंस। दूसरा है हमारे पास टाइम डिस्टेंस, यानी कि हमें ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो होगा हमारा टाइम डिस्टेंस। और नेक्स्ट है हमारे पास कोस्ट डिस्टेंस, यानी कि ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाने में कितने रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ, कितने रुपए का खर्चा आया, वो होता है कोस्ट डिस्टेंस। तो ये तो था ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, जो बेसिकली पार्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही। तो एक नेटवर्क को सिंपल शब्दों में बताऊं तो जाल को हम क्या एक नेटवर्क बोलते हैं। और ये जो नेटवर्क है वो क्या है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि क्या है, नोड्स और लिंक से बना हुआ होता है। क्या होती है ये नोड्स, जानते हैं। तो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स मिलते हैं उसे हम क्या है, नोड बोलते हैं। और हर एक रोड जो क्या है 2 नोड्स को जोड़ता है उसे हम क्या है, लिंक बोलते हैं। और लिंक को क्या है, एज भी बोला जाता है। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को, यानी कि उस पर प्रभाव डालते हैं। पहला है डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि क्या है, अगर ट्रांसपोर्ट की डिमांड होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तभी क्या है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उस एरिया के अंदर दी जा सकती है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही क्या है, ट्रांसपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। मान लो कोई एरिया उसमें रहते तो सारे 20 लोग हैं और उनको कहीं आना जाना होता नहीं, तो वहाँ पे कहाँ पे डिमांड होगी ट्रांसपोर्ट की, और वहाँ पे फिर डिमांड नहीं होगी तो
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वालों को भी तो क्या है, पैसे चाहिए होते हैं। तो वो बेफालतू के अंदर तो उधर अपनी गाड़ी वगैरह या फिर बसेस वगैरह नहीं चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डिमांड ही नहीं होगी। दूसरा आता है रूट्स। दूसरा है रूट, यानी कि वो रूट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का रूट है। मान लो कोई अगर शहर का इलाका है तो उस पे क्या है, रोड्स बहुत अच्छे बने हुए होंगे, यानी कि रूट अच्छा होगा। या फिर कोई टाउन है या विलेज का इलाका है, इंडस्ट्रियल सेंटर है, या हमें रॉ मटेरियल लाने जाना है, या फिर पैटर्न क्या है ट्रेड का, इन सब इलाकों के बीच में। और इन सब इलाकों में लैंडस्केप क्या है, वो भी क्या है, अफेक्ट करता है रूट को। और साथ ही साथ क्या है, क्लाइमेट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती हो तो वहाँ पे रूट क्या है, अच्छा नहीं होगा। अब मान लो हम कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसे ठीक करवाने के लिए हमारे पास फंड्स भी होने चाहिए, यानी कि पैसे भी होने चाहिए। तो अब आता है हमारे पास तीसरा टाइप टर्शरी एक्टिविटीज़ का, जो कि है कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन सर्विस है ना, उसके अंदर क्या है, हम हमारे वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स, आइडियाज़ को क्या है, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होता है, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो जल्दी फैलती है। थर्ड पॉइंट है कि कुछ डेवलपमेंट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, इनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इंडिपेंडेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट से। तो पहले क्या है, लेटर्स यानी कि पत्र वगैरह भेजे जाते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उड़ के चले जाते थे, तो वो भेजे तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाते थे ना, किसी गाड़ी या फिर कार में रखकर वो क्या है, दूसरी जगह जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होता, अब क्या मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, सीधा मैसेज करो और सीधा का सीधा दूसरे मोबाइल पे पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखते हैं कि टेली कम्युनिकेशंस क्या है। तो ये जो टेली कम्युनिकेशन है ना, वो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंट ही अचीवमेंट है हमारी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, जिससे जो कम्युनिकेशन क्या है हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और इससे क्या है, बहुत कम समय लगता है, और हम क्या है, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं और कहीं पर भी जाके मैसेज कर सकते हैं, अगर उस जगह पर नेटवर्क अवेलेबल हो तो। और इसके अलावा जो रेडियो टेलीविज़न है, उन्होंने क्या है, बहुत ज़्यादा मदद की है न्यूज़, पिक्चर्स, टेलीफोन कॉल्स को लोगों तक पहुंचाने में पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसे क्या है, हम मास मीडिया कहते हैं रेडियो और टेलीविज़न को। और जो न्यूज़पेपर्स है वो भी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन का ही सोर्स है, जिससे हमें क्या है, पूरे विश्व के कोने कोने से हमें सारे जो खबरें हैं, सारे जो इवेंट्स हैं, वो न्यूज़पेपर के अंदर हमें दिख जाते हैं। और इन सब के अलावा जो इंटरनेट है, उसने तो क्या है, रेवोल्यूशन ही ला दिया है ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। क्योंकि इंटरनेट पे तो हम क्या है, हमारे इंडिया के अंदर से रहकर भी किसी दूसरे देश के लोगों से बातें कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी बन गई है हमारी कम्युनिकेशन इंटरनेट की वजह से। तो अब हमारा टॉपिक आता है सर्विसेज, जिसके अंदर बेसिकली जो हम आम जिंदगी के अंदर सर्विसेज देखते हैं, वही सर्विसेज होती हैं। और ये जो सर्विसेज है ना, वो क्या डिफरेंट लेवल पे होती है, यानी कि अलग अलग लेवल्स के ऊपर होती है। तो कुछ जो सर्विसेज है वो इंडस्ट्री के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए होती है, और कुछ क्या है, इंडस्ट्री और लोगों दोनों के लिए ही होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये भी क्या है, हमारी एक तरह की सर्विस ही है। और बेसिकली सर्विसेज यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होती है लो ऑर्डर सर्विसेज और दूसरी होती है हाई ऑर्डर सर्विसेज। तो पहले लो ऑर्डर सर्विसेज देखते हैं। तो जैसे कि जो ग्रोसरी शॉप हो गई, लॉन्ड्री हो गई, यानी कि ये बहुत सारी जो आम जो सर्विसेज है ना, वो क्या है, इसके अंदर आती है लो ऑर्डर सर्विसेज के अंदर। और वहीं पर जो हाई ऑर्डर सर्विसेज हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, यानी कि ये जो मेंटल लेबर से रिलेटेड होती है, जो हाई ऑर्डर वाली सर्विसेज होती हैं। और ये जो सर्विसेज है उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो उसे क्या है, अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो उस सर्विस के बदले पैसे दे सकते हैं, उन्हें ये क्या है, प्रोवाइड की जाती है। और अभी कई जो सर्विसेज है वो क्या है, रेगुलेट की गई है, यानी कि नियंत्रित की गई है। तो जो स्टेट और यूनियन लेजिस्लेशन है, उसने क्या है, स्थापित किया है कॉरपोरेशन, जो क्या है, सुपरवाइज और कंट्रोल करता है मार्केटिंग सर्विसेज को। और वो सर्विसेज है ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी और वाटर सप्लाई। तो इन सब को सुपरवाइज और कंट्रोल कौन करता है, स्टेट और यूनियन लेजिस्लेशन। और जो प्रोफेशनल सर्विसेज आती हैं ना, वो आती हैं हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट, ये होती है प्रोफेशनल सर्विसेज। और जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं, वो ऐसी सर्विसेज होती है जो क्या है, डेली वर्क के लिए हमें क्या है, सर्विसेज मिले, जैसे कि हाउसकीपर हो गया, गार्डनर हो गए। तो ये सब क्या है, पर्सनल सर्विसेज हैं। तो अब हम देखते हैं जो लोग टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होते हैं, यानी कि जो लोग टर्शरी एक्टिविटीज़ का काम करते हैं।
तो जो सर्विसेज है वो क्या है पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका क्या है हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो टर्शरी एक्टिविटीज़ के लोग हैं वो काम करने वाले ज़्यादा पोर्शन के अंदर है, और वहीं पर जो डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो वर्कर काम करती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो कम है। तो अब हम टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर एग्जांपल देखती हैं जो कि क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि टूरिज़्म। तो ये जो टूरिज़्म है ना वो क्या है एक ट्रैवलिंग एक्टिविटी है जो क्या है रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है बजाय के बिजनेस के लिए, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि माइंड को फ्रेश कराने के लिए की जाए, ऐसी ट्रैवलिंग जो माइंड को फ्रेश करने के लिए की जाए, किसी बिजनेस पर्पज से ना हो। और तो और ये जो टूरिज़्म है वो क्या है दुनिया की सिंगल ऐसी सबसे बड़ी टर्शरी एक्टिविटीज़ बन चुकी है जिसने क्या है 250 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई है, और साथ ही साथ इसका जो टोटल रेवेन्यू है जीडीपी का वो 40% है, यानी कि पूरा जो पोर्शन है अगर 100% जीडीपी का है अलग अलग एक्टिविटीज़ से, तो वहीं पर टूरिज़्म का क्या है 40% पार्ट है उसके अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है कि टूरिज़्म की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, रिटेल ट्रेडिंग है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या है बहुत ही जल्दी ग्रो कर पा रही हैं, बहुत ही जल्दी बढ़ रही हैं। तो अब हम टूरिज़्म के रीजंस देखते हैं, यानी कि टूरिज़्म के एरियाज़ देखते हैं। तो जो गर्म इलाके हैं मेडिटेरियन कोस्ट के पास, और ये जो मेडिटेरियन कोस्ट है वो क्या है यूरोप के अंदर है, और वहीं पर जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया के अंदर वो क्या है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि यहाँ दोनों जगह पे जो टूरिस्ट है वो आना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और इन दोनों डेस्टिनेशंस के अलावा जो विंटर स्पोर्ट्स रीजन्स है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, या फिर जो माउंटेनियस एरिया है, बहुत लोगों को पहाड़ों पे जाने का शौक़ होता है, या फिर जो सीनिक लैंडस्केप है यानी कि जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू होता है, और जो नेशनल पार्क्स है वहाँ पे भी लोग आना क्या है बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टूरिज़्म को, यानी कि टूरिज़्म के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो पहला आता है हमारे पास डिमांड। अब देखो जब लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा तभी उनके पास क्या होगा पैसा होगा, तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तब वो लोग क्या है टूरिज़्म के बारे में सोचेंगे, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेंगे। अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं है टूर करने के लिए तो वो सोच ही नहीं सकते नई नई जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। अब जो टूरिस्ट एरिया है ना उनको क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, जो इम्प्रूव हुई है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उनके कारण, क्योंकि अगर पहले अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था तो टूरिज़्म भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो अब क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया जिस वजह से टूरिज़्म भी क्या है इंक्रीज़ हुआ है। और अब जो ट्रैवल है वो क्या है कार से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि रोड सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। और अब क्या है जो रीसेंट टाइम है यानी कि जो हाल फिलहाल का ही टाइम है उसके अंदर जो एयर ट्रांसपोर्ट है यानी कि जो एरोप्लेन सर्विसेज है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब आता है हमारे पास टूरिस्ट अट्रैक्शंस, यानी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं या कौन कौन से एरियाज है जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं यानी कि अपनी ओर खींचती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लाइमेट। तो अब देखो जो लोग क्या है ठंडे इलाकों से होंगे ना वो ये चाहेंगे कि हम क्या है कहीं पे गर्मियों वाली जगह घूमने जाएं, और उन लोगों को जो सनी वेदर होता है यानी कि जो सूरज वाला सा मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो क्या है बीच हॉलीडेज़ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंडस्केप। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो क्या अपनी हॉलीडेज़ अट्रैक्टिव जो इन्वायरमेंट है उस पर बिताना बहुत पसंद करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, सी हो गए। और जो लैंडस्केप है ना वो क्या है पूरी तरीके से मैन के द्वारा चेंज नहीं किए जाते, यानी कि ज़्यादा उनके अंदर जो आदमी है वो बदलाव नहीं ला सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्ट्री एंड आर्ट, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो एंशिएंट प्लेसेस होते हैं यानी कि जो पुराने पुराने टाउन्स होते हैं उनमें जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और जो पुराने कास्टल्स यानी कि किले होते हैं, पुराने पुराने महल होते हैं, चर्चेज होते हैं, उनको वो क्या है एंजॉय करते हैं एक्सप्लोर करने में। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर एंड इकोनॉमी। तो ये जो टूरिस्ट है ना वो क्या है बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं एक्सपीरियंस करने में जो एथनिक और लोकल कस्टम्स हैं उनको, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या है दूसरे देश का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो क्या है उनका कल्चर देखने के लिए टूरिज़्म करना वहाँ पर प्रेफर करती हैं। तो अब जानने वाले हैं हम उन मेडिकल सर्विसेज की जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल कराई जाती है दूसरे देशों के पेशेंट्स के लिए, और इसे हम क्या है मेडिकल टूरिज़्म भी कहते हैं, यानी कि
एक तरफ तो लोग क्या अपना इलाज करवा के अपने देश वापस चले जाते हैं और साथ ही साथ इंडिया में क्या है टूरिज्म को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इंडिया क्या है बहुत ही आगे बढ़ती जा रही है मेडिकल टूरिज्म के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर इंडिया की, वो क्या है ओवरसीज़ यानी कि दूसरे देशों के पेशेंट्स को भी ठीक कर देती हैं। अब आप सोचो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो बहुत डेवलप है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन फिर वो अपने देश के अंदर इलाज क्यों नहीं करवाते, इंडिया के अंदर क्यों ही आती हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो क्या बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है लो रेट के अंदर, जिस वजह से जो टूरिस्ट है वो क्या अट्रैक्ट होकर मेडिकल टूरिज्म के लिए यहाँ पर आना पसंद करती है। और मेडिकल टूरिज्म के अलावा भी ये क्या है ट्रेंड है आउटसोर्सिंग मेडिकल टेस्ट का, यानी कि दूसरे देश के अंदर आके मेडिकल टेस्ट करना और डाटा इंटरप्रिटेशन करना। और जो बेस्ट हॉस्पिटल्स है इंडिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो क्या है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या है सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जैसे कि रेडियोलॉजी इमेजेस की और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस की यानी कि MRIs की, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है अल्ट्रासाउंड टेस्ट्स की भी जो परफॉर्मेंस है वो होती है, यानी कि ये सारे जो सर्विसेज है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है क्वाटनरी एक्टिविटीज़। जानते हैं ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। और तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्वाटनरी एक्टिविटी में बेसिकली आपकी नॉलेज मैटर करती है कि आपके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या है काम मिलता है। और इसमें क्या है आपको आइडियाज़ को और ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है, नई नई चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है कि बेसिकली क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है कलेक्शन और प्रोडक्शन होता है किसका, इन्फॉर्मेशन का, यानी कि हम क्या है अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हमारी खुद की भी इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। और क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो बेसिकली काम किया जाता है वो होता है रिसर्च और डेवलपमेंट का, यानी कि रिसर्च करो और जो टेक्नोलॉजी है आज के समय में उसमें डेवलपमेंट को लाना। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होता है आपकी नॉलेज और आपके टेक्निकल स्किल्स। तो अब आता है हमारे पास क्यूनरी एक्टिविटीज़। ये जो क्यूनरी एक्टिविटीज़ होती है ना वो क्या है क्वाटनरी एक्टिविटीज़ से भी हायर लेवल की होती है। इसका पहला पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है सबसे बड़े लेवल के जो डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो क्या है क्यूनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं वो क्या क्यूनरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो टास्क होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का। उसमें क्या था नॉलेज और आइडियाज़ को थिंकिंग का, यानी कि नॉलेज और आइडियाज़ को और ज़्यादा जनरेट करने का। और यहाँ पे क्या टास्क हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है कि ये जो क्यूनरी एक्टिविटीज़ की सर्विसेज हैं वो क्या है फोकस करती हैं क्रिएशन, रीअरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन में न्यू और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनको, यानी कि उन आइडियाज़ को और ज़्यादा क्रिएट करना और ज़्यादा उनको रीअरेंज करना। अब आता है हमारे पास आउटसोर्सिंग जो कि क्यूनरी एक्टिविटीज़ का ही एग्जाम्पल है। तो ये जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग है वो क्या है दूसरे देशों की एजेंसी को दी जाती है ताकि वो क्या है अपनी जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी क्या है और ज़्यादा बढ़ा पाए और साथ ही जो कॉस्ट है वो क्या है कम हो जाए। अब मान लो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो USA है वो क्या है अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर उसको क्या है स्किल्ड वर्कर्स मिल जाएंगे लो कॉस्ट के ऊपर। और वहीं पर अगर वही कंपनी USA अगर खुद की कंट्री USA के अंदर इस्टेब्लिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है हाई चार्जेस करते हैं और इंडिया के लोग यहाँ पे उसको क्या है लो चार्जेस पे मिल जाएंगे, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा और साथ ही क्या है इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या है आउटसोर्सिंग बोलते हैं। और इस आउटसोर्सिंग का रिजल्ट ये निकला है कि जो बहुत सारे कॉल सेंटर्स है वो क्या है खुल चुके हैं इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका के अंदर। तो ये सारे क्या है आउटसोर्सिंग के ही एग्जाम्पल है, यानी कि आउटसोर्सिंग की वजह से जो कॉल सेंटर्स हैं वो क्या है खुले हैं। तो अब आते हैं हमारे पास KPOs यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और ये क्या है क्यूनरी सर्विसेज में एक नया ही ट्रेंड आया है। और एक 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना कि जो KPO है इसे हम क्या है होम शोरिंग भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है जो हायर स्किल लोग हैं उनको क्या है हायर किया जाता है खुद की कंपनीज के लिए। और एक होता है हमारे पास BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और ये क्या है KPO से अलग होता है, क्योंकि KPO के अंदर क्या है बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, यानी कि बहुत हाई स्किल्ड लोग यहाँ पे चाहिए होते हैं।
और नेक्स्ट हम देखते हैं केपीयू के एग्जांपल्स। तो केपीयू के अंदर क्या है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो आती हैं ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे क्या है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के एग्जांपल्स हैं। तो अब आता है हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है द डिजिटल डिवाइड। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, डिजिटल यानी कि आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, और डिवाइड का मतलब कि यहाँ कि ये कहाँ कहाँ तक बंटा हुआ है, कैसे कैसे बंटा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि डिजिटल डिवाइड की वजह से जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल डिफरेंसेस है वो आ जाती हैं बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर। और वहीं पर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो डिजिटल डिवाइड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो पीछे रह चुकी हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है बहुत आगे चली गई हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप्ड कंट्रीज़ का आगे जाना और डेवलपिंग कंट्रीज़ का थोड़ा पीछे रह जाना, इस गैप को हम लोग क्या है डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। और ये जो डिजिटल डिवाइड है ना वो बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहीं पर आपका चैप्टर होता है एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही और चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बाकी चैप्टर्स की वीडियो लगभग तो अपलोड हो चुकी है तो उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और इम्पोर्टेंट MCQs सभी चैप्टर्स की एक मैंने सिंगल वीडियो बना दी है जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, तो उन्हें भी चेकआउट ज़रूर कर लेना।